जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में हम सबसे पहले यूनिट 7 पढ़ रहे थे, जो कि कहानी है। और उन्हीं कहानियों के क्रम में हम अपने अंतिम दौर पे हैं और उस दौर में कहानी पढ़नी है अपना अपना भाग्य। तो मैं उससे पहले आपसे 2-4 बातें कर लूँ। और उसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ कि ये जो मैंने नोट्स बनाया है ना, 3-4 अन्य टीचर जो कि यूट्यूब से हैं या जो जिसने मुझे पढ़ाया, उन सभी के नोट्स और 1-2 गाइड सबका संकलन करके मैं बनाता हूँ, ताकि कोई की पॉइंट्स, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो मुझसे छूट ना जाए और आप उससे वंचित ना रह पाएँ। तो मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया पूरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस नोट्स को अपने नोट्स में सम्मिलित करें, फिर इसकी उपयोगिता क्या है इसका जजमेंट आप ही दें। तो चलिए, और ज़्यादा कुछ बातें आपसे नहीं करेंगे। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप वीडियो देखिए अपना अपना भाग्य। तो कहानी ये है, इसका प्रकाशन वर्ष विशाल भारत पत्रिका में 1929 में हुआ था। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं और ये जो वातायन कहानी संग्रह है उसमें संकलित हैं, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। जो वातायन कहानी संग्रह है ना, उसकी अन्य कहानियां जो है उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ना इनसे भी सवाल बनते हैं। दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सी कहानी वातायन संग्रह में संकलित नहीं है, और ऑप्शन में 3 इसमें का रहेगा, 4 किसी दूसरे कहानी संग्रह का रहेगा। तो जब तक यदि आपको याद नहीं होगा आप दिक्कत में पड़ सकते हैं और एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं। तो चलिए, पहली कहानी क्या थी? फोटोग्राफी। दूसरा खेल। तीसरा चोरी। चौथा अपना अपना भाग्य, जो कि ऑलरेडी पढ़ना भी है। दिल्ली में अंधे का भेद। आतिथ्य। ब्याह। निर्मम। साधु की हट। चलित चित्र। तमाशा। भाभी। इसके प्रमुख पात्र देख लेंगे तो प्रमुख पात्रों में पहाड़ी लड़का है, उम्र 10 वर्ष है। लेखक है जो कथावाचक है, लेखक का मित्र है, और 2 वकील हैं जो एक दूसरे के मित्र हैं। और इसमें जो पहाड़ी बच्चा है जिसकी उम्र 10 वर्ष है, उसी की दयनीय स्थिति का वर्णन है। और एट लास्ट वो लड़का मर जाता है। इसलिए जो भी लेखक है ना, उसके मन में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस घटना के लिए दोषी मानता है। तो कहानी आगे पढ़ेंगे तब जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। इससे पहले अब यहाँ देखेंगे विषय तथ्य, यानी कि इस कहानी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश है। ये कथन किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। विचार प्रधान कहानी है। कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती है। शिक्षित मध्यम वर्ग के स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली यह कहानी है। 20वीं सदी के नैनीताल शहर का जिक्र। ये भी पूछ सकता है कि जो अपना अपना भाग्य है उस कहानी में किस शहर का जिक्र है। पूछ सकता है नहीं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये PYQ है। अब मुझे याद आया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किस शहर का, तो नैनीताल शहर का वर्णन है। इसमें जिस होटल में वो लोग ठहरे रहते हैं उस होटल का नाम है होटल डी पब। तो उसको भी याद रखना होगा। अगला क्या है? जैनेन्द्र कुमार के बारे में थोड़ा सा 2-3-4 फैक्ट देख लेंगे। जैनेन्द्र कुमार का जन्म जो हुआ था 1905 में हुआ था। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मनोवैज्ञानिक धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास जो है ना, 1929 में परख आया था, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1953, विवर्त 1953 और मुक्तिबोध नाम की इनकी एक रचना आई थी 1965 में, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये इंपोर्टेंट रखिएगा, याद रखना होगा। 1965 में मुक्तिबोध रचना के लिए उन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर कहानी संग्रह की बात कर लेते हैं तो फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, एक रात, वातायन इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर अपना अपना भाग्य। यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत कुछ निर्देश घूम चुकने के बाद हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। कई रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और देर से अरूढ़ पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे वाले पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहां सुहावना रसील बाजा बज रहा था, और पार्श्व में वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई 1-2 अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थीं। वहीं कुछ अंग्रेज एक देवी के सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शकल और डोंगियों को माने शर्त बांधकर सर पर दौड़ा रहे थे। वहीं कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सौंदर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली का चिंतन कर रहे थे।
पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्णता, सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर नर नारियों के अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न छोर था, उसका न ओर था न छोर। वह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से लाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व से तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों के बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुछ कर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। ये देखेंगे, ये पंक्तियां अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप इसको नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी पंक्ति है ना, अगर एग्जाम में आ गया ना तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा ना कि कहाँ से लिया गया हो। ठीक है, तो इसलिए इसको आप सम्मिलित कर लीजिएगा। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज के बच्चे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तान नैनीहाल भी थे, और अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अच्छा, एक बार शायद एग्जाम में सवाल बना है और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा किस ईयर बना है, बट बना है कि उनकी आंखें कैसी थी। तो आप यहाँ से देखेंगे पीली पीली आंखें हैं। ठीक है, पीली पीली आंखें हैं। तो देखिए ऐसे यहाँ से सवाल बना है। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़ों पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ साथ ही साथ जरा जी होते होते किसी हिंदुस्तानी पर कूड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निसंग निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चलती जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के किनारे बिल्कुल किनारे दामन बचाती हुई और संभालती हुई साड़ी की तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, अस्तित्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गड़े कदम कदम पर बढ़ रही थी। आप यहाँ देखेंगे ना कितना अच्छा उन्होंने उस समय किया। अभी भी जो भारतीय स्त्री और ब्रिटिश की जो महिलाएं हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको लेखक अपने शब्दों में ऐसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था उसके कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा रखने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वे और वैसे वे अकड़कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने देने का अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गड्ढा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए। मनुष्यों का वह तांता एक एक करके छीन हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिर कर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियां दीप मलिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित सी हो रही थी। दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानव एकत्र एवं पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर रोशनाइयों की तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय था जो सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कुहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल भी निर्जन हो चुका था। वह प्रवाह न जाने की घोंसलों में जा छिपा था। वह बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे दूर की कब्र से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों को होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा
से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट का एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता ना था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा ना था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस चबूतरे कुहरे में रात को ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भींगी सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र ने उठने का इरादा मालूम न हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, अरे चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बिठा लिया तो कोई और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और और बैठना जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कूद रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफेदी में कुछ ही दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चल आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगा सिरा, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला न पिछला और न दाया न बाया है। फिर अगला क्या है कि पास ही चुंगी के लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में दिखाई दिया कोई 10-12 वर्ष का होगा। यानी उस बच्चे की उम्र क्या थी, 10-12 वर्ष थी। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने नोट्स में ऊपर मेंशन में कर दिया था कि एक बालक है, एक बच्चा है। उसकी उम्र कोष्ट में मैंने 10-12 वर्ष लिख दिया है। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। उसकी आंखें अच्छी बड़ी पर रुखी हैं। माथा जैसा अभी झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ ही नहीं देख रहा था। वह नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कुहरा, न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, अय। उसने ऐसे जगाकर देखा जैसे पास आ गया, जागकर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उससे अपनी सुनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई है, तू क्यों घूम रहा है? बालक फिर मौन, फिर बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा हुआ, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं गया? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर से आंखें बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तो भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। यहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ मारती थी। भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था इसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? मर गया? हाँ साहब ने मार दिया। अच्छा, हमारे साथ चला? वह साथ चल दिया और लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर कमरे में उतर कर आए। कश्मीरी दोसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। स्वर हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब है। अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वो न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, अब मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। वे 4 रुपये के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने जब जेब में हाथ डाला, टटोला, झट कुछ निराश भाव से हाथ से आकर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10 रुपये के नोट हैं। नोट ही हैं शायद मेरे पास, देखूं? सचमुच मेरे सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। फिर हम अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्द थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 10 का नोट ही दे दो।
सब कहकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा, मित्र चुप रहो, जैसा कुछ सोचते रहो। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना है। वह होटल डिपो जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ों के नीचे, किसी दुकान की भट्ठी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिरकुटते हुए मित्र ने कहा, भयानक सी थे, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो हम अपने पहले गर्म बिस्तर में हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु की दुलारी का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपो में नहीं आया। हम अपने नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर पर सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपकार उसके पास छोड़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे क्या है, पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो वह दुनिया की बेआई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। तो देखेंगे, बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन इतनी प्रभावकारी है कि शरीर को सेंसेशन बना देती है। और यहाँ देखेंगे, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये अंतिम पंक्तियाँ हैं, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में कि ये अंतिम पंक्तियाँ किसकी हैं, या इस पंक्तियों के माध्यम से कौन सी कहानी खत्म होती है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट है, एक बार और इसको पढ़ते हैं। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। अब हम क्या करेंगे ना, एक प्रसिद्ध गाइड है, उस गाइड में इस कहानी को लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया गया, उसका भी संकलन मैं यहाँ कर रहा हूँ, ताकि यदि आप एक जगह वीडियो देखते हैं तो आपको अन्य कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। अन्य जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं या जो जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया, उनका कंटेंट सबका एकत्रित करके मैं आपके लिए एक संपूर्ण मटेरियल देता हूँ, जिससे कि आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये पंक्ति जो है ना, जैनेंद्र की है, ऊपर मैंने सम्मिलित कर दिया था। ये भी देखेंगे, प्रथम प्रकाशन विशाल भारत पत्रिका 1929 जो भी हुआ है वो भी मैंने यहाँ कर दिया था। अब हम एक चीज़ यहाँ देखेंगे ना जो कि इंपॉर्टेंट है, और क्या है कि इसके प्रमुख उदाहरण देख लेंगे, ठीक है। प्रमुख उदाहरण पूछता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा। तो प्रमुख उदाहरण में क्या देखेंगे, पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था, सामने अंग्रेजों की एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पसरों में था सुरम्य अनुपम नैनीताल। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुछ कर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। अंग्रेज पिता थे। अब इधर आएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि आप जैसे वीडियो अभी आपके सामने है ना, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे क्या है, इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजिदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का अधिकार उन्हें मिला हो। ये क्या, अंग्रेजों की चटुकारिता करने वालों पर व्यंग है। फिर आगे आएंगे, आगे क्या है, एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। पहाड़ों का सौंदर्य, एक लड़का सिर पर बड़े बड़े बालों का खुजलाता चला आ रहा है, नंगे पैर है, नंगा सिरा, एक मैली सी कमीज लटकाए, पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला, न पिछला, न दायां, न बायां है। फिर आगे देखेंगे, आगे जो है वो हम ना देख पाए, जैसे कि वो कभी देख ना रहा था, और ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कुहरा, ना सामने की तालाब और ना बाकी की दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था।
मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सुभाग आया, वहाँ काम नहीं रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सुभाग आया। लड़का कहता है फिर क्या है कि अजी ये पहाड़ी बच्चे बड़ी शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं, आप क्या अजीब हैं, उठा लाए हैं कहीं से, लो जी ये नौकर लो। ठीक है, फिर अब इम्पोर्टेंट इतने पंक्तियाँ नहीं है इसमें, थोड़ा सा और आगे लास्ट में देखेंगे। लास्ट में ये वाली पंक्ति जो कि मैंने अभी चर्चा किया था, बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुट्ठी पर और पैरों की तरफ हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो वो दुनिया की बेआई ढकने के लिए प्रकृति ने सौ के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। इस तरह से ये कहानी जो है खत्म होती है। अब हम क्या करेंगे, अपनी लास्ट कहानी को पढ़ेंगे, और जो भी आपको देखना होगा ना, प्लेलिस्ट में जाइएगा और लाइन बाय लाइन सारी कहानियाँ डिटेल्स के साथ और नोट्स के साथ आपकी पढ़ी हुई हैं चैनल पे, आप उसको देखते जाइए, अपने तैयारी को करते जाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।